अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ई स्क्वायर्ड अकेडमी। आज हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 17 है, जिसमें हम चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम का पार्ट 3 कवर करेंगे। आज की क्लास का एजेंडा डिस्कस करते हैं। आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। वैसे तो हमें पता है कि एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन उनसे रिलेटेड मजीद एक्सप्लेनेशंस हमें क्या रिक्वायर्ड है हम वो पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, किन कंडीशंस के ऊपर एक चीज़ इक्विलिब्रियम में होती है, और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट टाइप है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब जब एक बॉडी रेस्ट पे हो तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती है। कंसिडर द ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन। ये एक ब्लॉक है, इसका वेट है 100 न्यूटन। अ बॉय इज पुलिंग वन एंड ऑफ द रोप टू द लेफ्ट। ये जो लेफ्ट की तरफ रस्सी जा रही है, इसको एक बच्चा खींच रहा है अपनी तरफ। attached to the wall by a spring balance reading 50। और इसकी दूसरी साइड पे ये वॉल दीवार से अटैच हुआ हुआ है एक स्प्रिंग बैलेंस के जरिए, और स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर कितना वेट लिखा आ रहा है? 50 न्यूटन। अब अगर आप गौर करें तो ये जो ब्लॉक है, इसके ऊपर 4 फोर्सेस लग रही हैं। फर्स्ट है इसका वेट, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 100 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। मतलब जब ये ब्लॉक 100 न्यूटन इस सरफेस के ऊपर अप्लाई करेगा, तो ये सरफेस भी रिटर्न में इसके ऊपर 100 न्यूटन अप्लाई करेगा, 100 न्यूटन अप्लाई करेगा, जो कहलाएगी नॉर्मल रिएक्शन। वो हमारे पास 100 न्यूटन मौजूद है। एक लड़का इसको लेफ्ट हैंड पे खींच रहा है, और राइट हैंड पे जो स्प्रिंग था उस पे लिखा आ रहा है 50 न्यूटन। मतलब जो बॉय की फोर्स थी वो भी 50 न्यूटन ही होगी, इसलिए क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, हमें पता है। क्योंकि जितनी भी फोर्सेस है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं सेम डायरेक्शन वाली। मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 50-50 एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में है नॉर्मल रिएक्शन और वेट, वो भी एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा है। बिकॉज दोनों डायरेक्शंस में फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं, तो ये जो बॉडी है इसके ऊपर नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स 0 है, और ये ब्लॉक, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है यानी रेस्ट पे है, जिसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमें पता है डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से यानी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है और उस पर नेट फोर्स 0 हो यानी एक्सेलरेशन 0 हो, तो वो बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है। एक कार इमेजिन करें, इसके ऊपर जो इंजन है, इसके अंदर जो इंजन है वो इसके ऊपर एक फॉरवर्ड फोर्स F अप्लाई कर रहा है, और क्योंकि ये बॉडी मूव कर रही है, एंड वी नो किसी भी मूवमेंट के ऊपर जो अपोजिंग फोर्स होती है वो फ्रिक्शन फोर्स होती है, तो इस गाड़ी की फॉरवर्ड मूवमेंट के ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स अप्लाई होगी जो कि फ्रिक्शन फोर्स होगी, जो स्मॉल f से डिनोटेड है। स्मॉल f बैकवर्ड डायरेक्शन में है, और जो कैपिटल F है जो आपकी इंजन की फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। बोथ आर इक्वल एंड द कार इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल ही हैं तो ये गाड़ी मोशन में क्यों है? रेस्ट पे भी तो हो सकती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वैसे एग्जिस्ट नहीं करती। फ्रिक्शन फोर्स तब पैदा होती है जब एक बॉडी मोशन में हो, जब एक बॉडी मूवमेंट में हो, और उस मोशन को अपोज करती है आपकी फ्रिक्शन फोर्स। मतलब जब गाड़ी रेस्ट पे थी तो इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी। जैसे ही गाड़ी चलना शुरू हुई, इसने फॉरवर्ड फोर्स लगाई, तो उस फोर्स को अपोज करने के लिए आपकी फ्रिक्शन फोर्स आ गई। जब ये दोनों इक्वल हो गई, इनका नेट इफेक्ट 0 हो गया, लेकिन गाड़ी क्योंकि मूवमेंट में थी तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट हो गई। तो इन दोनों चीजों से हमारे पास कंक्लूजन ये निकलता है कि व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम देयर शुड बी नो अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई भी फोर्स अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फोर्स एक सर्टेन डायरेक्शन में लग रही है तो उतनी ही फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस शुड बैलेंस ईच अदर। जितनी भी पैरेलल फोर्सेस अनलाइक होंगी यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, वो हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज 0। कोई भी बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होगी तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स 0 होगी। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम।
टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम देयर आर टू कंडीशंस. किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए दो कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है. फर्स्ट, द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज जीरो. जितनी भी उसके ऊपर फोर्सेज अप्लाई हो रही होंगी उनका नेट फोर्स, उनका नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी. द सम ऑफ टॉर्क्स इज जीरो. जितना भी इस पर टॉर्क होगा, जितना भी इस पर मोमेंट अप्लाई हो रहा होगा, जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो हो रहा होगा. मतलब जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे और नेट इफेक्ट जीरो हो. आज की क्लास में हम सिर्फ बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, मतलब द सम ऑफ वेक्टर फोर्सेज ऑफ अ बॉडी शुड बी जीरो. ऑल्सो रिटन एज सिग्मा एफ इज इक्वल टू सिग्मा. ये जो साइन है ये सिग्मा कहलाता है. सिग्मा का मतलब होता है समेशन. समेशन सम से निकला है, मतलब ऐड. जहां भी हम सिग्मा यूज करेंगे मतलब हम उस चीज की जितनी भी पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं उन सबको ऐड करने की बात कर रहे हैं. तो सिग्मा एफ या समेशन एफ का मतलब है जितनी भी एफ फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं उन सबका सम, उनको ऐड करना है. तो F1 प्लस F2 प्लस F3 और जितनी भी फर्दर फोर्सेज हैं उन सबका सम जीरो होगा. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे पास सर्टेन डायरेक्शंस और कन्वेंशन गिवन है. एक सर्टेन डायरेक्शन की फोर्स पॉजिटिव कहलाई जाएगी और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्स नेगेटिव कहलाई जाएगी. तो जब आप एक पॉजिटिव चीज में एक नेगेटिव चीज ऐड करेंगे और वो दोनों इक्वल होंगी तो सम जीरो होगा. अच्छा, द लीनियर एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. जब भी एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगी वो जीरो होगी. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. इसलिए जीरो होगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. जब नेट फोर्स ही जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी. अब जो फर्स्ट कंडीशन है, अगर दो डायमेंशंस में हो, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो डायमेंशंस में फोर्स लग रही हो तो सबमिशन Fx भी जीरो होगा और सबमिशन Fy भी जीरो होगा. मतलब जो x डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही होंगी उन सबका सम भी जीरो होना चाहिए, और जो y डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही होंगी उनका सम भी जीरो होना चाहिए. सम ऑफ x एंड y कंपोनेंट शुड बी जीरो. फर्स्ट कंडीशन कब यूज होती है? फर्स्ट कंडीशन तब यूज होती है जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो, आपको पता हो कि वो इक्विलिब्रियम में है और आपको सारी फोर्सेस दी हुई हैं और एक अननोन हो. उस एक अननोन फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं यूजिंग द फर्स्ट कंडीशन. एक एग्जांपल देखते हैं. अ ब्लॉक ऑफ मास 100 kg इज सस्पेंडेड एज शोन. Find the tensions T1 and T2 on the two ropes. Take the value of G as 9.8 meter per second square. हमारे पास एक सीलिंग है, सीलिंग के साथ दो रोप्स अटैच्ड हैं और उस रोप के साथ एक पॉइंट पे एक ब्लॉक अटैच्ड है, एक मास अटैच्ड है जिसका मास 100 kg है. ऑफ कोर्स इन दोनों रोप्स के अंदर कोई ना कोई टेंशन होगी. हमारे पास क्या गिवन है? इसका मास 100 kg यानी इसका वेट हो गया 980 न्यूटन, क्योंकि G हमारे पास 9.8 है. ये दोनों जो दोनों रोप्स हैं जब एक ही पॉइंट पर अटैच्ड हैं इसका मतलब है कि दोनों किसी न किसी एंगल पे होंगी. T2 जिस रोप के अंदर है उसका एंगल है 60 डिग्री और जिस रोप में T1 है, टेंशन 1 है, उसका एंगल है 45 डिग्री. अच्छा, सॉल्यूशन. रिजॉल्व द फोर्सेस T1 एंड T2 इनटू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अच्छा, ये फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आप इसको देखिए परेशान नहीं हो, ये वही फिगर है. हमने सिर्फ ये किया कि सेंटर से मास हटा के एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना दिया फोर्स का, ऊपर से हटा दी सीलिंग और आपका जो इधर एंगल था वही एंगल इधर आ गया. ये आपकी मैथ्स में जी प्रॉपर्टी भी कहलाती है. जी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब भी दो पैरेलल लाइंस होंगी और उन दोनों को एक लाइन इस तरह कट कर रही होगी तो जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल इधर भी होगा, या जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल इधर भी होगा. इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए हमने जो यहां एंगल था 45 उसको इधर लिख दिया 45 और जो इधर एंगल था 60 उसको यहां लिख दिया 60. अब हमने फोर्सेस के चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी फोर्सेस एक सर्टेन एंगल पे होती हैं तो हम उसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट. एक्स होता है हॉरिजॉन्टल और वाई होता है वर्टिकल. अगर T2 को आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो आपका जो y कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो होगा T2 sin 60 और जो x यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा T2 cos 60. T1 को अगर आप x और y में रिजॉल्व करें तो x कंपोनेंट होगा T1 cos 45
और वर्टिकल यानी y कंपोनेंट होगा t1 sin 45। अप्लाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सबमिशन fx इज जीरो, मतलब जितनी भी x कंपोनेंट, जितनी भी x डायरेक्शन में फोर्सेस है उन सबका सम जीरो है। हमारे पास x डायरेक्शन में दो फोर्सेस थी, एक था टेंशन 1 यानी t1 का x कंपोनेंट और एक t2 का x कंपोनेंट। हमने सपोज किया कि जो राइट साइड पे यानी t1 की साइड पे फोर्स है वो पॉजिटिव होगी, मतलब t2 आपकी नेगेटिव होगी, जैसे यहां लिखा है t1x प्लस नेगेटिव t2x इज इक्वल टू 0। इन दोनों की वैल्यूज हमने पुट करी और हमारे पास इक्वेशन आ गई 0.707 t1 माइनस 0.5 टाइम्स t2 इज इक्वल टू 0। सबमिशन fy भी 0 होगा। हमारे पास अब y की डायरेक्शन में तीन फोर्सेज हैं, टेंशन 1 और टेंशन 2 का जो y कंपोनेंट है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है, और वेट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वेट एक्चुअली वर्टिकली ही एक्ट कर रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब अगर हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लें और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी t1y प्लस t2y प्लस नेगेटिव w वेट इज इक्वल टू 0। t1 sin 45 प्लस t2 sin 60 माइनस 980 इज इक्वल टू 0। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 0.707 t1 प्लस 0.866 टाइम्स t2 इज इक्वल टू 980। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई और दोनों इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स हैं, मतलब आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा सकते हैं। अगर आप इक्वेशन 1 में से t1 की वैल्यू निकालें और इक्वेशन 2 में पुट करें तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी और t2 की वैल्यू आ जाएगी 717.4 न्यूटन, और जब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में वापस पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी t1 इज इक्वल टू 507.4 न्यूटन। ये थी हमारी क्लास नंबर 17 जिसमें हमने चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम का पार्ट 3 कवर किया। थैंक यू।